स्वाध्यायः परमः। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का मैं डॉक्टर विकास दयाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम BSW पाठ्यक्रम 501 जिसका कि नाम है सामाजिक कार्य और संचार का परिचय की यूनिट 3 जो कि विभाग 1 से है और यूनिट का नाम है संचार की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम आज के जो इकाई है उसका उद्देश्य से हम आज के वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो आज का इकाई का उद्देश्य है संचार के जो तरीके हैं, संचार की जो प्रक्रिया है उसको समझना और उसका उपयोग करना। दूसरा उद्देश्य आज की इकाई का हमारा है प्रभावी संचार कौशलों में आने वाली रुकावटों को समझना और उनको समझकर हमारे संचार कौशल को बेहतर बनाना। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आज के हमारे इकाई के उद्देश्य हैं। तो हम सर्वप्रथम शुरू करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। विद्यार्थी मित्रों, प्रभावी संचार क्या होता है? विद्यार्थी मित्रों, हम जब कभी संचार करते हैं और हम हमारा संदेश जो है हम किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और वो संदेश अगर सही रूप में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है तो हम इसे संचार की प्रक्रिया का पूर्ण होना मानते हैं। तो जो प्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश जो है प्राप्तकर्ता को सही अर्थ में पहुंच जाए और वह उसे सही प्रकार से समझे तो संचार की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो संचार की प्रक्रिया के अंदर पूर्णता संदेश की स्पष्ट और सही व्याख्या पर ही निर्भर करती है। कई बार हो सकता है विद्यार्थी मित्रों के प्रेषक ने कुछ संदेश भेजा लेकिन उसको जो संदेश का जो प्राप्त करता है उन्होंने उस अर्थ किसी और अर्थ में लिया, तो हमारा यहाँ संचार पूर्ण नहीं होता है। तो यह प्रक्रिया है जिसमें बोलकर या अमौखिक रूप से दोनों प्रकार से भी ये संपन्न होती है। विद्यार्थी मित्रों, संचार की जो प्रक्रिया है वह मौखिक भी हो सकती है जिसको हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बोलकर समझा रहा हूँ तो ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन हुआ जिसके हम बोल सकते हैं मौखिक संचार। ऐसे दूसरा हम बात करें तो होता है अमौखिक संचार, जिसके अंदर हम इशारों से बात करते हैं या अपने शरीर के हाव भाव से हम कोई मैसेज देते हैं, उसको हम बोलते हैं अमौखिक संचार। ये दोनों रूप में संपन्न हो सकता है। अब संचार के साधन क्या क्या है? विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ पर संचार के साधनों को समझते हैं। तो सर्वप्रथम स्टार्ट होता है शारीरिक भाषा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे बॉडी लैंग्वेज। तो हमारे हाव भाव, हमारे चेहरे का भाव, आंखों का संपर्क, हमारा आई कांटेक्ट और हमारे शरीर की मुद्राएं, ये बिना शब्दों के ही एक संदेश जो है संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाती है। विद्यार्थी मित्रों, जब हम किसी वातावरण में प्रवेश करते हैं तो ये सारे हाव भाव, हमारे चेहरे का भाव, हमारे शरीर का शारीरिक मुद्राएं, ये सभी एक प्रकार का संदेश प्राप्तकर्ता को दे रही होती है। तो इसे हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज के हमारा शरीर भी एक भाषा बोलता है जिसको हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। ये भी एक संचार का साधन है। ऐसे ही है दूसरा यूज ऑफ सिंबल्स, जो प्रतीक होते हैं उनका इस्तेमाल करना। तो संचार में शब्दों का, संकेतों का, चिन्हों का उपयोग करना और जिससे कि उसका अर्थ स्पष्ट और प्रभावी बन जाए। विद्यार्थी मित्रों, कई बार हम संचार के अंदर सरल शब्दों का उपयोग करना, कुछ संकेतों का मतलब कुछ इंडिकेशन का उपयोग करना, कुछ हो सकता है चिन्हों का हम उपयोग करें, उससे क्या होता है उसका अर्थ स्पष्ट और प्रभावी हो जाता है। ऐसे फीडबैक, जब हम हमारा संदेश देते हैं, संदेश प्राप्त करता वो संदेश प्राप्त होता है तो हम उससे पुनः संदेश सही मिला ये नहीं मिला इसके बारे में हम जब जानकारी लेते हैं तो उसको हम प्रक्रिया को फीडबैक बोलते हैं। तो संदेश प्राप्त करने वाले के बाद उसकी प्रतिक्रिया, जिससे कि ये पता चलता है कि संदेश उसे सही तरीके से समझ में आया या नहीं आया, तो इसे हम फीडबैक की प्रक्रिया बोलते हैं। ये भी एक संचार के जो साधन है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण होती है। चौथा है संचार की बाधाएं, बैरियर्स की हम बात करते हैं। तो अगर हम जब बात कर रहे होते हैं तो हो सकता है शोर हो, कहीं हो सकता है उन्होंने जो संदेश प्राप्त करता है उनको कुछ गलतफहमी हो, हमारी भाषा जटिल हो सकती है, हमारी भाषा के अंदर सरल शब्दों का चयन नहीं होने से हो सकता है जो संदेश प्राप्त करता है उसको हमारा संदेश सही अर्थ में ना मिले। ऐसे ही भावनात्मक स्थिति, उस समय जब हम हमारा संदेश दे रहे हैं उस समय हमारी भावनात्मक स्थिति किस प्रकार की है। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो है संचार में बाधा का काम करती है। अगर ये सारी सही नहीं है तो ये संदेश के प्रसार में बैरियर होती है। ऐसे हम बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण। विद्यार्थी मित्रों, संचार और को देने से पहले हमको उसको ध्यानपूर्वक सुनना भी एक प्रकार की स्किल है। तो ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और उचित प्रक्रिया देना भी प्रभावी संचार में अति आवश्यक है। विद्यार्थी मित्रों, जब हम अच्छे से सुनेंगे, किसी संदेश
को हम अच्छे से सुनेंगे तो ही हम उसकी प्रतिक्रिया को भी अच्छे से दे पाएंगे। और जो उचित प्रतिक्रिया है या उचित जवाब है, जब हम एक्टिव लिसनिंग करेंगे तो ही हम उसको समझ कर और उचित प्रतिक्रिया हम दे पाएंगे। तो ये हमारे संचार के साधन थे। अब संचार की प्रक्रिया क्या होती है विद्यार्थी मित्रों, इसको हम समझते हैं। तो संचार की प्रक्रिया हमने परिचय में भी डिस्कस किया कि जब जो प्रेषक होता है वह अपना संचार देता, अपना मैसेज देता है, अपना संदेश देता है और संदेश प्राप्त करता उस संदेश को प्राप्त करता है। और अगर वो जानकारी सही रूप में प्रेषक के द्वारा संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाती है तो इसे हम संचार की प्रक्रिया को पूर्ण मानते हैं। तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार को, जानकारी को, भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और सामने वाला उसे समझता है। तो ये संचार की प्रक्रिया। अब इसके प्रोसेस क्या होते हैं, ये संचार कैसे वो प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं प्रेषक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंडर। यह वह व्यक्ति होता है जो संदेश को भेजता है। अब दूसरा होता है संदेश। हमारा संदेश क्या है, हमारा मैसेज क्या है, वो जानकारी क्या है। तो वह जानकारी, विचार, भावना जो भेजी जा रही है संदेश के माध्यम से, तो उसको हम संदेश कहते हैं। ऐसे ही होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है कि हम संदेश को शब्दों में, संकेतों में और प्रतीकों में भी बदल देते हैं। अब मीडियम, हम संदेश को कैसे भेज रहे हैं, उसका माध्यम क्या है। तो संदेश के भेजने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे हम संदेश को बोलकर भेज सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। हम डिजिटली तकनीक के रूप में अगर हम बात करें तो ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, तो व्हाट्सएप में भी हम संदेश जो होता है, हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो हम भेजने वाले जो हो गए प्रेषक हो गए, और जो प्राप्तकर्ता होता है जिसको वो संदेश मिलता है वो रिसीवर हो गया। और माध्यम की हम बात करें तो हमारा तकनीकी माध्यम हो गया, व्हाट्सएप हमारा माध्यम हो गया, इंटरनेट के माध्यम से हमने उस मैसेज को भेजा। तो ऐसे बहुत सारे माध्यम होते हैं। अभी मैं आपको जो विषय वीडियो लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं बोलकर इस विषय को ले रहा हूँ, तो ये बोलने का एक माध्यम हो गया। कई बार हम लिखकर भी अपने संदेश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक भेजते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो इसका अगला बिंदु आता है ग्राही, जिसको हम रिसीवर बोलते हैं, जो संदेश को प्राप्त करता है। तो वह व्यक्ति जो संदेश को प्राप्त करता है उसको हम ग्राही कहते हैं। अब ग्राही को जब संदेश मिलता है तो वह उसको प्राप्त संकेत, प्राप्त विषय, प्राप्त मैसेज को समझने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया को हम डिकोडिंग कहते हैं, कि उसको डिकोड करता है। जो संदेश उसको मिला है उसको वो डिकोड करता है। हो सकता है वो संदेश उसको संकेतों के माध्यम में मिला हो सकता है उसको संकेत किसी प्रतीक चिन्हों के माध्यम से मिला हो, तो वो उसको समझता है और उसको डिकोड करता है। अब जब रिसीवर को मैसेज मिल जाता है, वह उसे डिकोड कर लेता है, वह विषय को समझ लेता है, तो उसका अगला प्रोसेस होता है प्रतिक्रिया, जिसको हम फीडबैक बोलते हैं। तो जो मैसेज का ग्राही होता है वह उसका उत्तर देता है, जिससे हमें कि पता चलता है कि संदेश सही गया कि नहीं गया। विद्यार्थी मित्रों, हमने हम किसी को कोई जानकारी देते हैं तो उसे वह संदेश मिलता है, वह संदेश को प्राप्त करता है, और वो जो संदेश हमने दिया है वह संदेश उस ग्राही तक सही पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसको हम चेक करने के लिए फीडबैक का प्रोसेस उपयोग करते हैं। हम फीडबैक के माध्यम से कुछ ऐसा प्रश्न उनसे करते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि हमने जो मैसेज दिया था वह सही मैसेज रिसीवर तक पहुंचा है। तो ये हमारी संचार की प्रक्रिया है, प्रेषक से शुरू होकर रिसीवर तक जाती है और फीडबैक पर आकर ये प्रोसेस पूरा होता है, जिसको हम कम्युनिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे ही इसके हम प्रिंसिपल्स की बात करें, संचार के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो संदेश का जो प्रेषक है, अगर वो संदेश सही रूप में ग्राही या प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है तो ही संदेश की प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसके अंदर कुछ सिद्धांत कम्युनिकेशन में काम करते हैं, उसको हम समझते हैं। तो स्पष्टता, पहला है स्पष्टता, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्लियरिटी। तो हमारा जो संदेश होता है वह हमेशा साफ होना चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके और कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। तो स्पष्टता हमारे विषय में होनी चाहिए, हमारे मैसेज में होनी चाहिए। दूसरा है संक्षिप्तता, जिसको हम बोलते हैं कंसाइसनेस। हमारा जो विषय है, हमारा जो मैसेज है, वह संदेश जो है छोटा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और सरल होना चाहिए। ज़्यादा लंबा, उसके अंदर अनावश्यक जानकारी जो होता है समझने में कठिनाई उत्पन्न करती है। तो संक्षिप्तता भी एक हमारा संचार का सिद्धांत है। अगला है संगति, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कि हमारे संदेश के अंदर एक रूपता होनी चाहिए। मान लो बार बार विचार करना, बदलना श्रोताओं को भ्रमित कर सकता है। जैसे संगति का मतलब है कि हमने कुछ विषय कहना है, उसके बाद जो विषय दूसरा विषय है, तीसरा विषय, तो उसको हम संगति में अरेंज करते हैं, ताकि जो प्राप्त करता है वो उनको सबको समझ पाए और एक रूप से उस मैसेज को डिकोड कर पाए। ऐसा ही कंप्लीटनेस, पूर्णता। किसी भी संदेश को हमें अपूर्ण जानकारी नहीं देनी है, संदेश जो है पूरी जानकारी में ही होना चाहिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को अतिरिक्त प्रश्न पूछने की आवश्यकता ना पड़े। अब अगला है समयबद्धता, टाइमलाइननेस। तो सही समय पर दिया गया संदेश अधिक प्रभावशाली होता है। अगर हमने संदेश में देर कर दी या देर से दिया गया संदेश उसका महत्व खो देता है। तो समय पर संदेश देना यह भी एक संचार का सिद्धांत है।
अगला है शिष्टता, कर्टसी। कर्टसी की हम बात करें तो विद्यार्थी मित्रों, जब भी हम संचार करते हैं तो हमारा जो संचार है वो बड़ा विनम्र होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल भाषा में हम हमारे मैसेज में उपयोग करें। इससे क्या होता है, संबंध भी अच्छे बनते हैं और जो प्राप्त करता है उसको मैसेज जब मिलता है तो उससे भी अच्छा अनुभव होता है अगर हम कटसी में या हमारी भाषा सम्मानजनक होती है। ऐसा ही अगला है प्रतिक्रिया। जब विद्यार्थी मित्रों, हम पूर्व में भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जब हम संचार देते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया लेना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो संदेश हमने दिया है वह सही अर्थ में ही प्राप्तकर्ता तक पहुंचा है कि नहीं। तो ये संचार के सिद्धांत थे जिसको हमने समझा। अगला हम चलते हैं, उसके उदाहरण की हम बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हम स्पष्टता की बात करें तो एक मैसेज हो सकता है कि जल्दी काम करो, तो इसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि कौन सा काम करना है, जल्दी करना है, कब तक करना है। इसके बजाय कि हम कह सकते हैं कि कृपया यह रिपोर्ट आज शाम 5 बजे तक जमा करें। तो इसमें एक स्पष्ट संदेश है ताकि प्राप्तकर्ता को स्पष्टता से मैसेज मिले। अब संक्षिप्तता का हम उदाहरण लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें मीटिंग करनी चाहिए, ये एक मैसेज है, और इसके अंदर हमने अगर संक्षिप्तता रखी तो आज 3 बजे मीटिंग रखे, तो ये दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। तो अगला है संगति, तो पहले कहें कल मीटिंग है, फिर कहे कि मीटिंग अगले हफ्ते है, तो ये असंगत हो गया। अब इसमें हम सही मैसेज की जानकारी कैसे दे सकते हैं, एक ही समय और जानकारी को बनाए रखें कि हम कल मीटिंग है और मीटिंग अगले हफ्ते है, तो हम सही जानकारी और सही समय की जानकारी को बनाए रखें। अब हम पूर्णता की बात करें तो मीटिंग है, अब इसमें कोई मैसेज में स्पष्टता नहीं है, कंप्लीट मैसेज नहीं है। अब कंप्लीट मैसेज का उदाहरण हम देखें तो मीटिंग कल 3 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में है, तो ये पूर्णता है उस संदेश की। अब हम समयबद्धता का उदाहरण ले सकते हैं, परीक्षा की जानकारी का समय देना ताकि छात्रों को तैयारी कर सके, ऐसा भी उदाहरण है। शिष्टता की हम बात करें, तुमने गलत किया, कृपया इस तरीके में सुधार सकते हैं। मतलब हम दोनों कहने का मतलब है, लेकिन दूसरा जो हमारा उदाहरण है उसके अंदर कर्टसी है, शिष्टता है, उस भाषा के अंदर सम्मानजनक भाषा का हमने उपयोग किया। ऐसी प्रतिक्रिया की हम बात करें तो हम पूछ सकते हैं कि जैसे शिक्षक भी हमसे कई बार पूछता है कि आपको सबको समझ में आया, तो शिक्षक भी प्रतिक्रिया विद्यार्थियों से लेता है ताकि शिक्षक भी ये चेक करता है कि मैंने जो मैसेज या मैंने जो विषय विद्यार्थियों को दिया है वो विद्यार्थियों को सही समझ में आया है कि नहीं आया है। तो ये कुछ उदाहरण हमने संचार के सिद्धांत के समझे। अब समाज कार्य में, संचार में जो अवरोध होते हैं, हम विद्यार्थी मित्रों समाज कार्य के विद्यार्थी हैं, तो समाज कार्य जो हमारा पेशा है उसके अंदर भी संचार के अंदर जो अवरोध होते हैं उनको हम समझ सकते हैं। तो भौतिक अवरोध, जब हम समाज कार्य कर रहे होते हैं तो उसके अंदर दूरी हो सकती है, शोर हो सकता है, तकनीकी समस्या आदि ये संचार में बाधा बनते हैं, जिसको हम भौतिक अवरोध बोलते हैं। अब व्यक्तिगत अवरोध की हम बात करें तो व्यक्ति की सोच कैसी है, भावनाएं कैसी हैं, वह पूर्वग्रहों से ग्रसित है, उसके अनुभव को, संदेश को भी प्रभावित कर सकती है, उसके पूर्व के अनुभव कैसे रहे हैं। तो ये व्यक्ति के जो व्यक्तिगत अवरोध है वह भी हमारे संचार में बाधा बनते हैं, अवरोध बनते हैं। भाषा संबंधी अवरोध भी हम बात कर सकते हैं विद्यार्थी मित्रों। अलग अलग प्रांत के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो उनके शब्दावली भी किसी की कठिन होती है और किसी का गलत अर्थ भी निकलता है, तो ये संचार में क्या होता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। तो भाषा संबंधी अवरोध भी हमको समाज कार्य के अंदर, संचार के अंदर अवरोध के रूप में देखने को मिलता है। अस्पष्टता, अधूरा संदेश भी, स्पष्टता की कमी, अधूरी जानकारी भी हमारे संचार को प्रभावित करती है। जब कई बार हम किसी सेवा प्रदाता जो है, किसी क्लाइंट के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम उनसे हमें जब अधूरा संदेश प्राप्त होता है या जानकारी प्राप्त होती है तो भी हम हमारे समाज कार्य के प्रोसेस को प्रभावी रूप से संचालित नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक अवरोध है। अर्थ का मूल्यांकन, संदेश का गलत अर्थ निकालना भी संचार में बाधा बनता है। विद्यार्थी मित्रों, जब हम फील्ड में काम करते हैं तो हम कोई संदेश दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है जो प्राप्त करता है वो किसी और अर्थ में उसको ले, तो ये भी हमारे साथ एक समस्या हमको देखने को मिलती है हमारे समाज कार्य विषय में। भावनात्मक बाधा है, ये भी हमको देखने को मिलती है जब हम समाज कार्य के लिए जाते हैं। तो जब हम समुदाय के साथ काम कर रहे हैं, किसी व्यक्तिगत समस्या को लेकर हम काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर गुस्सा, डर, तनाव जैसी अनेक प्रकार की भावनाएं होती है, वो भी हमारे संचार में अवरोध का कारण बनती है। परिवर्तन के प्रति परिरोध, जब विद्यार्थी मित्रों हम नए विचारों या हम किसी स्थिति को बदलाव के लिए लाते हैं तो वो स्वीकार ना करना भी एक संचार को प्रभावित करता है। विद्यार्थी मित्रों, जब हम कोई इंटरवेंशन कर रहे होते हैं, उसके पर्यावरण को हम बदल रहे होते हैं, किसी व्यक्ति के साथ हम कुछ गतिविधि कर रहे होते हैं, तो वो परिवर्तन का भी प्रतिरोध करता है, ये भी हमारे संचार में अवरोध बनता है। और आपसी विश्वास की कमी, विद्यार्थी मित्रों समाज कार्य विषय जो ऐसा है जिसके अंदर आपसी विश्वास एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, तो संचार के अंदर विश्वास न होना भी, जानकारी का सही आदान प्रदान न हो पाने से भी हमारे अवरोध उत्पन्न होता है। विद्यार्थी मित्रों, आज का जो वीडियो लेक्चर देखा है उसके सारांश की हम बात करें तो इस इकाई के माध्यम से आपने संचार प्रक्रियाओं के विभिन्न माध्यमों को समझा और उनके तरीकों का अध्ययन किया।
संचार के जो प्रमुख सिद्धांत थे उसको हमने समझाया। सामाजिक कार्यों में प्रभावी संचार के महत्व को हमने चर्चा की और संचार में आने वाली अवरोधों पर भी हमने चर्चा की और सही और प्रभावी संचार में समाज कार्य में अधिक सफल कैसे बनाया जा सकता है इस पर भी हमने चर्चा की। विद्यार्थी मित्रों, आज के जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने ज्ञान की परख कर सकते हैं। इन प्रश्नों को हल कर आप अपने आज इस वीडियो लेक्चर से आपने कितनी सीख, कितनी समझ अपनी विकसित की, वो आप अपनी चेक कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर इन विषयों पर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ जो संदर्भ दिए गए हैं उन लिंक के माध्यम से जाकर इस विषय पर आप और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने आज का वीडियो लेक्चर ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप